ज़हरान मामदानी का ताज़ा तमाशा ये है कि वे संघीय सरकार से अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सुनिए वे क्या कहना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के जिम्मेदार हैं। वे 73,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या और दसियों हजार बच्चों को अपंग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अमेरिकी नागरिक होने के नाते हम उन बमों के लिए पैसे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसकी एक वजह है, एक इंसान के रूप में हमने पीढ़ियों से माना है कि कुछ अपराध इतने गंभीर हैं कि वे मानवता का अपमान करते हैं। मेरे प्रशासन ने लागू कानून के तहत उपलब्ध हर रास्ते की समीक्षा की है ताकि यह तय किया जा सके कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू यहां आए तो क्या न्यूयॉर्क सिटी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकती है। हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। संघीय सरकार के पास अधिकार है। मैं उनसे आईसीसी में शामिल होकर वारंट लागू करने का आग्रह करता हूँ। तो नमस्ते मार्क, आज आप मुझसे दूर से जुड़ रहे हैं। मैं यरूशलेम के जेएनएस टीवी में हूँ और आप कहीं और एक अज्ञात स्थान पर हैं। सुनिए मार्क, हमने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के बारे में उनके चुने जाने से पहले से ही इज़राइल के बारे में उनकी घिनौनी टिप्पणियां सुनी हैं। ये भी कोई अपवाद नहीं है। इस वीडियो की खास बात ये है कि उन्हें ये तब बनानी पड़ी जब पिछली वीडियो पर हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, जब वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क सिटी आए थे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? तो ये मस्ती करने, गंभीर न होने और यहूदी विरोधी होने की राजनीति है। और मैं वही कहूंगा जो कहा जाना चाहिए। मेरा मतलब है, कुछ लोग कहते हैं, देखो, जब आप विपक्ष में होते हैं, जब आप एक छात्र कार्यकर्ता होते हैं, जब आप एक कैंपस कार्यकर्ता होते हैं, तो आप तरह तरह की बेवकूफी भरी बातें कह सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन निर्वाचित अधिकारी बनने के बाद आपसे अधिक गंभीरता की उम्मीद होती है, जो दुर्भाग्य से ममदानी में नहीं दिखी। वो अपनी कट्टरपंथी, इजराइल विरोधी, यहूदी विरोधी सोच को छुपाने की कोशिश भी नहीं करते, जो कि दुखद है। और चलिए उनकी दलील का तर्क को देखें। मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या लगभग 190 है, शायद थोड़ी कम। उनमें कई लोकतांत्रिक नहीं है, कई देशों में तानाशाहों का शासन है, और ये वही आदमी है जो खुलेआम यहूदी राज्य को निशाना बनाता है। और वे कहते हैं न्यूयॉर्क आने वाले सभी लोगों में से हमें उसी को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन वे ये नहीं कर सकते। उन्हें बहुत अफसोस है कि वे ये नहीं कर सकते। संघीय सरकार को नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। अब अगर कोई इजराइल की आलोचना करता है, और आप जानते हैं कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कहना, मेरा मतलब है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मैं उन भयानक तानाशाहों को नहीं देख रहा हूं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। मैं ईरानी नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन देशों के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड बहुत खराब है। लोकतांत्रिक देश में चुने गए नेता को आप अलग चुनते हैं और कहते हैं, काश मैं उसे गिरफ्तार कर सकता, लेकिन अफसोस कि नहीं कर सकता। तो ये क्या है? सही है। दरअसल मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि आप इज़राइल और उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना कर सकते हैं। मुझे ये स्पष्ट करने दीजिए। गाज़ा में नरसंहार के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा, या जो वो रंगभेद के बारे में कहते हैं और गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में कहते हैं, बेशक उन्होंने 7 अक्टूबर की हत्या या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया, भगवान ना करे। लेकिन जो कुछ भी वो कहते हैं, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इज़राइल, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य, तानाशाही देशों की तुलना में उनके मुकाबले इज़राइल का रिकॉर्ड अच्छा है। नहीं, वस्तुनिष्ठ रूप से हर मायने में, किसी भी पैमाने पर देखें, इज़राइल का रिकॉर्ड शानदार है। और शहरी युद्ध में इज़राइल का रिकॉर्ड इतना शानदार है कि हमारे सैनिकों को नागरिकों की हानि से बचने के लिए जो सावधानी बरती जाती है, उससे उनकी जान को खतरा हो जाता है। ये हर सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है, वगैरह। लेकिन एक और बात है कि ना तो इज़राइल और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य हैं। और इसी आधार पर ममदानी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक युद्ध अपराधी हैं। लेकिन इसे स्पष्ट कर लें, संयुक्त राज्य अमेरिका
विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक अभियान चला रहे हैं जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को पूरी तरह से बदनाम करने, भंग करने और उसकी निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये अवैध है और यह एक ऐसा समूह है जिसका मूल उद्देश्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का मूल उद्देश्य भी समाप्त हो चुका है। और चलिए एक पल के लिए सुनते हैं कि मार्को रूबियो ने इसके बारे में क्या कहा। 24 साल पहले जब आईसीसी बनी तो कहा गया था कि यह सिर्फ सीमित अंतिम सहारा है जो केवल गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार और युद्ध अपराध की सुनवाई करेगी, वो भी तब जब देश की अदालतें ये मामले न सुलझा सकें। लेकिन सच तो यह है कि यह कुछ और भी ज्यादा कट्टर और चरम था। ये एक वैश्विक न्यायाधिकरण था जिसमें गैर निर्वाचित वैश्विकतावादी नौकरशाह थे जो अपनी लगभग असीमित शक्ति का दावा करते हैं। इस अदालत का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आज ये हमारे राजनीतिक और कानूनी सिस्टम को खतरे में डालता है। सीमा सुरक्षा एजेंट हिंसक अपराधियों को देश से हटा रहे हैं। अमेरिकी मरीन देश की रक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं। अभियोजक अमेरिकी नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने की आतंकवादी साजिशों को नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम चुपचाप खड़े रहें तो ये सभी हजारों मील दूर विदेशी जजों की दया पर होंगे और अपने ही देश की रक्षा करने के तथाकथित अपराध के लिए लगातार मुकदमे और यहां तक कि जेल जाने के खतरे का सामना करेंगे। अमेरिकी जनता ने कभी इन चीजों के लिए सहमति नहीं दी और ना ही देंगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक बहुत बड़ा अंतर है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के बीच। वैसे पूरी दुनिया में इजरायली शहरों को छोड़कर सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाला शहर है, और ये कि वो चुना गया, ये भी चौंकाने वाला है। लेकिन जैसा आपने कहा, वो इसे छुपाता नहीं। मेरा मतलब है, ममदानी की एक अच्छी बात ये है कि वो अपने यहूदी विरोधी रवैये को नहीं छुपाते। उनकी दुश्मनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नहीं है, और मुझे लगता है कि इजराइल और विदेशों में सभी वामपंथियों या सभी नेतन्याहू विरोधी आवाज़ों को एक बात जान लेनी चाहिए। उसे नेतन्याहू से नफरत नहीं है, उसे पूरे। तो चलिए सबसे पहले आइए बात करते हैं कि रूबियो ने क्या कहा। और रूबियो 100% सही है, क्योंकि रूबियो ने यही बात कही थी। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना डू डुगुरास ने की थी। उनका मानना था कि कुछ देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है और वहां अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है और हमें एक संस्था की जरूरत है। और वे उन जगहों की बात कर रहे थे जहां भयानक गृहयुद्ध, सामूहिक हत्याएं और नरसंहार आदि हो रहे थे। और हमें ऐसी संस्था चाहिए जो वहां मौजूद हो जब कोई कानूनी व्यवस्था काम नहीं कर रही हो, और हम वहां जाकर उन लोगों को न्याय दिला सकें जो न्याय के हकदार हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी भी देश को इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और इसलिए यह एक स्वैच्छिक व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। जैसा आपने कहा, संयुक्त राष्ट्र वगैरह की तरह यह धीरे धीरे विकसित होकर एक नौकरशाही दैत्य बन गया है जहां गैर निर्वाचित न्यायाधीश हैं लोगों को अपराधी ठहरा सकते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कई देशों के पास जिन्होंने आईसीसी में शामिल हुए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, और नतीजतन जो जज वे आईसीसी में भेजते हैं वे निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र जैसी व्यवस्था में चुने जाते हैं जहां देश सामूहिक रूप से वोट करते हैं और इसी तरह की प्रक्रियाएं होती है। और अगर आप ऐसे देश से आते हैं जहां स्वतंत्र न्यायपालिका का कोई इतिहास नहीं है, तो आपके देश का जज अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में भी उसी तरह काम करता है जैसे संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग होती है। आप वही करेंगे जो सरकार कहेगी, क्योंकि वहां स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। तो मेरा मतलब है, जब इजराइल और अमेरिका कहते हैं कि इस अदालत की हमारी नजरों में कोई वैधता नहीं है, मेरा मतलब है इसे किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था और अब इसका इस्तेमाल एक ऐसे देश के खिलाफ हो रहा है जिसकी न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है। आपने कई बार कहा है कि इजरायली अदालतें बहुत शक्तिशाली है रूथी, और कई इजरायली आपसे सहमत हैं। और फिर भी, जैसे कि एक अदालत जो स्थापित की गई थी, एक संस्था जो स्थापित की गई थी ताकि, और उन्होंने अपने चार्टर में, अपनी स्थापना दस्तावेज में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि हम वहां होंगे जहां न्यायपालिका काम नहीं कर रही। इजराइल में न्यायपालिका काम नहीं कर रही, ये तो कौन से ग्रह की बात है? और मुझे लगता है कि रूबियो को जो चिंता है वो ये है कि अगर आप इजराइल के पीछे जा सकते हैं, और उन्होंने ये कहा भी है, तो आप किसी भी देश के पीछे जा सकते हैं। और अचानक
अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी राजनयिक, अमेरिकी पायलट जो परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे हैं या ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे थे, अचानक वे सब भी युद्ध अपराधी बन जाएंगे। अगर वे फ्रांस छुट्टियों में एफिल टावर देखने जाएं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। और यहां हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां यह अंतरराष्ट्रीय संस्था, जिसे शायद सभी सही कारणों से स्थापित किया गया था, अब एक बड़ी समस्या बन गई है। यह कहना कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया प्रधानमंत्री, जो फिर से चुनाव का सामना कर रहा है, उसे अपने ही लोगों के सामने खड़ा होना है और फिर से चुना जाना है। हाँ, एक ऐसे देश में जिसकी न्यायपालिका बेहद स्वतंत्र है, जिसने बार बार सरकार के फैसलों को पलट कर दिखाया है। प्रधानमंत्री खुद, जैसा कि हम दोनों जानते हैं और चर्चा कर चुके हैं, उन पर इजराइल में आरोप तय हुए हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने अपराध किए हैं। ये कहना कि आईसीसी, जिसे इन मुद्दों पर कोई विशेषज्ञता नहीं है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप तय करने जा रही है, ये वाकई में हास्यास्पद है। एक आखिरी बात, जाहिर है प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप तय करने वाले मुख्य अभियोजक को जाहिर है हर तरह के गलत व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अनैतिक व्यवहार के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। और वही वो नैतिक प्राधिकार है जिनकी बात ममदानी कर रहे हैं। सही है। वैसे इजराइल में मुख्य अभियोजक नहीं, मुख्य अभियोजक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में। सही है। सही है। और उन पर बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न या यौन शोषण का आरोप लगाया गया था और इससे उन्हें पूरी तरह से अपमानित होना पड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन हाँ, उनका चरित्र खराब है और वो यहूदी विरोधी भी हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति ट्रंप ममदानी को ये नया छोटा वीडियो क्यों बनाना पड़ा? वो बार बार ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बनाते रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था। माफ कीजिए ममदानी, ये राष्ट्रपति ट्रंप की मेरी अपनी भाषा में कही गई बात है। माफ कीजिए ममदानी, नेतन्याहू जब न्यूयॉर्क आते हैं तो कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता और आपके पास ये अधिकार भी नहीं है। इस बीच इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि उन्होंने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ममदानी बेवकूफ नहीं बल्कि घृणित यहूदी विरोधी हैं। ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो ममदानी को उकसावे के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। और पता है, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये सारी हलचल चल रही थी, मैनहट्टन के ग्रीनविच विलेज में लोगों के एक समूह ने इजरायली झंडे को जला दिया और दुनिया के सबसे यहूदी शहर में इजराइल को छोड़कर दिन दहाड़े खुशी मनाई। आइए इसे देखें। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार इस मुद्दे पर ममदानी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये तो साफ है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे क्या परेशान करता है। रूथी, मामदानी जैसा है वैसा है, और आप जानते हैं एक इजराइल विरोधी, कट्टर वामपंथी यहूदी विरोधी है। ठीक है, और जो मुझे चिंता करता है वो ये है कि बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी में उसके प्रभाव को लेकर क्या कहा जाए। ये अमेरिका इजराइल संबंधों के भविष्य के बारे में क्या बताता है? क्योंकि आप जानते हैं हर कुछ सालों में व्हाइट हाउस को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति बदल जाता है। ये नवंबर में प्रतिनिधि सभा में हो सकता है, डेमोक्रेट सत्ता में आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खुलासा करने वाली और परेशान करने वाली बात क्या है। जिन सभी नामों की चर्चा हो रही है, और अगर कोई ऐसा नाम है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जैसे कैलिफोर्निया के गवर्नर, न्यूयॉर्क के मेयर, मैरीलैंड के सेनेटर, ये सभी लोग जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि ये राष्ट्रपति पद की दौड़ में उतर सकते हैं, उनके पास तैयारी समितियां हैं। अमेरिका में उन्हें क्या कहते हैं? उन्होंने अभी घोषणा नहीं की, लेकिन पैसे जुटाने लगे हैं। आज डेमोक्रेटिक पार्टी में डेमोक्रेटिक प्राइमरी वोटों की वजह से, प्राइमरी वोटर्स की वजह से, हाँ, और वहां पर ममदानी जैसे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जोश के साथ वोट देंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो अमेरिका और इजराइल के रिश्तों से खुद को सार्वजनिक रूप से अलग करना होगा, ऐसा लोगों का मानना है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा, आप जानते हैं, मैं फिर से याददाश्त से बोल रहा हूं, लेकिन हमें इजराइल के साथ रिश्ते पर फिर से विचार करना होगा। और मैरीलैंड के सीनेटर वैन हॉलैंड,
उन्होंने भी कुछ कहा था। हमें उसी दिन नेतन्याहू और इजराइल सरकार पर हमला करना पड़ा जब उन्होंने अपनी तैयारी समिति बनाने की घोषणा की थी। शिकागो के मेयर ने इजराइल में कहा कि ये नेतन्याहू और उनकी सरकार की गलती है जो इजराइल को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे, आप जानते हैं, पहले मजाक ये था कि अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपको आयरलैंड, इटली और इजराइल जाना ही पड़ता था। ये 3 जरूरी यात्राएं थी जो आपको करनी ही पड़ती थी। अब ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक प्राइमरी में अगर आप प्रतिस्पर्धी बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है। अगर आपको मौका चाहिए तो आपको इजराइल के बारे में कुछ नकारात्मक कहना ही पड़ेगा। इसके बिना प्रतियोगिता में जाना बेकार है। और वैसे सिर्फ इजराइल के बारे में ही नहीं, मेरा मतलब है ये मत भूलिए कि मामदानी ने एपैक को राक्षस कहा था। ये सिर्फ इजराइल नहीं, यहूदियों की भी बात है। और इन उम्मीदवारों में से कई द्वारा खुले तौर पर व्यक्त की जा रही यहूदी विरोधी भावना अमेरिका में पहले कभी नहीं देखी गई है। आप सही हैं, ये चिंता का विषय है। मैं उस दोष की बात करना चाहती हूँ जिसका कुछ हिस्सा अमेरिकी यहूदियों और इजरायलियों पर भी जाता है। मैं इसका क्या मतलब बताना चाहती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि इजरायली या अमेरिकी यहूदी हमारे और उनके खिलाफ नफरत के लिए जिम्मेदार हैं, नहीं। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के 30% यहूदियों ने मामदानी को वोट दिया। 30%। ये बहुत ज्यादा है। पहली बात, यहूदी आम तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य होते हैं या उसे वोट देते हैं। और इजरायली उदारवादी जो अमेरिका के समकक्ष हैं, यहूदी, उदारवादी यहूदी, वो सालों से लगातार यही दोहराते आ रहे हैं कि नेतन्याहू ही डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच इजराइल पर मतभेद के जिम्मेदार हैं, जिससे ये सब हुआ। पहले वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते थे, लेकिन अब नेतन्याहू ने उस द्विदलीयता को बर्बाद कर दिया। ये सब बकवास है। और मैं सिर्फ अमेरिकी यहूदियों से ही नहीं कहना चाहती कि वे, खासकर इस माहौल में, डेमोक्रेट्स को वोट देकर खुद अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि इजरायली यहूदियों से भी, कि अगर उन्हें लगता है कि नेतन्याहू से छुटकारा पा लेने से ये सब बदल जाएगा तो ये झूठ है। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं या कोई और इजराइल में किसे वोट दे रहा है। इजराइल में केवल अरब पार्टियां ही ऐसी हैं जो मानती हैं कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, वगैरह वगैरह। यहूदी पार्टियां, यहाँ तक कि सबसे वामपंथी भी गाजा में लड़ चुकी हैं, वर्दी पहनी हैं और इसमें शामिल रही हैं। वे जानते हैं कि हम नरसंहार नहीं कर रहे। वे दुनिया में आखिरी लोग हैं जो ऐसा करना चाहेंगे। वे शांति प्रेमी हैं। वे हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ 2 राज्य समाधान को बढ़ावा देते रहे हैं। मैं वामपंथी इजरायलियों की बात कर रही हूँ। अगर महासागर के दोनों ओर का कोई भी यहूदी ये सोचता है कि नेतन्याहू को हटाने से आप जो बता रहे हैं वो बदल जाएगा, और जो खुला यहूदी विरोध है, जो खासकर 2000 इजरायलियों और यहूदियों के नरसंहार के बाद भड़क उठा है, और ना सिर्फ इजरायली बल्कि ज्यादातर लोग तो 7 अक्टूबर को ही मारे गए थे। 1200 लोगों का नरसंहार हुआ और तब से अब तक सैकड़ों लोगों का अपहरण और हत्या की गई। अगर कोई सोचता है कि नेतन्याहू को हटाने से कोई फर्क पड़ेगा तो वो खुद को धोखा दे रहा है। मैं जवाब दूंगा। 2 लोगों ने एक किताब लिखी थी जो 1 या 1.5 साल पहले आई थी। 2 लोग जो इजराइल के मित्र नहीं हैं। एक थे रॉबर्ट मैली, जो शायद बाइडेन प्रशासन में इजराइल के सबसे बड़े आलोचक थे, जब तक कि उनकी नौकरी उनसे नहीं ले ली गई थी। और दूसरे व्यक्ति थे हुसैन आगा, जो एक लेबनानी शिया थे और बाद में प्रमुख फिलिस्तीनी आयोजक बन गए। और वे ये लिखते हैं, ज़ायोनिज़्म के समर्थन में नहीं, खुदा न खास्ता, बल्कि वे कहते हैं कि ये एक मिथक है कि अगर नेतन्याहू चले जाते हैं तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। वे सोचते हैं कि ये बहुत आसान है। वे कहते हैं कि ये सच नहीं है। और एक बार फिर वे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आ रहे हैं। वे सभी लोग जो सोचते हैं कि अचानक नेतन्याहू गायब हो जाएंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, हम फिर से वही लौट जाएंगे जैसे पुराने अच्छे दिनों में थे। यह एक मिथक है। यह एक मिथक है। सिर्फ मार्क रेगाव ही ऐसा नहीं कहते, रॉबर्ट माले मलियन और हुसैन आगा भी यही कहते हैं। मैं एक अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं। सरकार में रहते हुए मैं यूनाइटेड किंगडम में इजरायली राजदूत था। फिर कॉर्बिनवाद उभरा और लेबर पार्टी का वामपंथी धड़ा ज़ायोनिज़्म के बेहद खिलाफ था, और जैसा कि ज्यादातर लोग कहेंगे, यहूदी विरोधी भी था।
ये पूरे यूरोप में देखा जाता है। फ्रांस में, इटली में वामपंथी पार्टियां, प्रगतिशील वाम, कट्टर वाम, आमतौर पर फिलिस्तीनी समर्थक, इजराइल विरोधी, यहूदी विरोधी होती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहां स्थित हैं। कुछ लोग ज्यादा यहूदी विरोधी हैं, कुछ सिर्फ इजराइल की कड़ी आलोचना करते हैं। वहां एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन वे दोस्त नहीं है। और फिलिस्तीन मुद्दा वैश्विक वामपंथ का झंडा बन गया है। और ये मान लेना कि ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में तो होगा, लेकिन अमेरिका में नहीं होगा, जबकि यह एक वैश्विक घटना है। ये हास्यास्पद है। मेरा मतलब है, लोग जब नेतन्याहू को दोष देते हैं, और नेतन्याहू को आप जानते हैं कई चीजों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन जब लोग नेतन्याहू को दोष देते हैं तो वे आमतौर पर 2015 में दिए गए उस प्रसिद्ध भाषण की ओर इशारा करते हैं जब उन्होंने कांग्रेस में बोलते हुए अपनी बात रखी थी। उन्हें रिपब्लिकन स्पीकर ने बुलाया था और उन्होंने ओबामा के ईरान समझौते का विरोध किया था और उन पर राजनीति खेलने और द्विदलीय संबंधों को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था, वगैरह वगैरह। लेकिन ब्रिटेन में कभी ऐसा कोई भाषण नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा कोई भाषण नहीं हुआ, कनाडा में कभी ऐसा कोई भाषण नहीं हुआ, फ्रांस में कभी ऐसा कोई भाषण नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, जो ताकतें, विचारधारा, नया इजराइल विरोध और वामपंथ में यहूदी विरोध है, यह एक वैश्विक घटना है। अगर आप सोचते हैं कि यह नेतन्याहू के किसी खास कदम की वजह से है, तो पूछे कि यह हर जगह क्यों हो रहा है। और किसी तरह फिलिस्तीनी मुद्दा, हाँ, फिलिस्तीनी संघर्ष कट्टर वामपंथियों के लिए किसी पवित्र उद्देश्य जैसा बन गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फिर से माइक दूं रूथी, ये मत भूलिए कि ये सिर्फ कट्टर वामपंथ ही नहीं है। हमारे पास लोक लुभावन दक्षिणपंथी लोग भी हैं। मेरा मतलब है, सबसे मशहूर शायद टकर कार्लसन और उनके साथी हैं। उन जैसे लोग जिनके पॉडकास्ट और प्रसारणों को लाखों लोग सचमुच सुनते हैं वगैरह। दाईं ओर जो है, आप जानते हैं, अगर वामपंथी यहूदी विरोध यहूदियों को पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी मानता है, तो कट्टर दक्षिणपंथी हमें किसी और वजह से नापसंद करता है। आप बिल्कुल सही हैं और ये जानना दिलचस्प है कि टकर कार्लसन ने घोषणा की है कि वो रिपब्लिकन पार्टी छोड़ रहे हैं। मेरा मतलब है, अब वो उसका हिस्सा नहीं है। हम डेमोक्रेटिक पार्टी में भी देख रहे हैं कि एलन डर्शोविट्स कह रहे हैं कि वे अब डेमोक्रेट नहीं रहे। आपके पास ऐसे लोग हैं जो अपनी ही पार्टी की राजनीति से तंग आ चुके हैं, जिस पार्टी के साथ वे दशकों से जुड़े थे, और अब वे उनकी नीतियों के कारण उन्हें छोड़ रहे हैं। अभी तक इस समय, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही बना रहे। दाईं ओर के ग्रोएपर्स जो यहूदियों और इजराइल से नफरत करते हैं, वह उस पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हैं। यही हॉर्स शू सिद्धांत है। वे इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनकी नीतियां लगभग पूरी तरह से दूर वामपंथी नीतियों जैसी हैं, जो कि बहुत विडंबनापूर्ण हैं, क्योंकि वे वामपंथियों से सच में नफरत करते हैं या करते थे। इस मुद्दे पर वे पूरी तरह एकमत हैं और ये बेहद चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल फिर भी ये वामपंथ में कहीं ज्यादा व्यापक है। हाँ, ऐसा है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं और आप सही कह रही हैं। देखिए, अगर ये पूरे यूरोप में हो सकता है, तो हमने क्यों सोचा कि ये अमेरिका में नहीं हो सकता? इसके पीछे एक वजह थी कि हमने ऐसा सोचा। अमेरिका पारंपरिक रूप से ऐसा रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कभी भी यहूदी विरोधी भावना नहीं थी। अमेरिका में नस्लवाद रहा है, लेकिन उसने हमेशा इससे आगे बढ़ने और समाज की बुराइयों को सुधारने की कोशिश की है और इसमें अच्छा काम भी किया है। इसमें यहूदी लोगों को एकेडमिक और सभी पेशों में शामिल करना भी है। और इसलिए यहूदी लोगों के लिए ये बहुत लंबे समय तक एक बहुत ही गर्मजोशी भरा घर रहा है। और फिर से विडंबना ये है कि यहूदी लोग अक्सर उन लोगों को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो उनसे नफरत करते हैं। मैं इसे कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता। हम इस पर दिनों दिनों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि यह जरूरी है कि इस बात पर जोर दिया जाए कि हर मोर्चे पर शांति के लिए सबसे ज्यादा खुले विचारों वाले यहूदी ही होते हैं, और हर चीज के बारे में बेहुदा विचारों में, बहुत वामपंथी विचारों में और पीड़ित माने जाने वालों से अपनी पहचान जोड़ने में, फिलिस्तीनियों के साथ, गाजा में हमास के साथ
तो मैं सबको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि 7 अक्टूबर को जिन लोगों की हत्या की गई, जिनका बलात्कार किया गया, सिर काटे गए और जिनके साथ हर तरह की भयानक चीजें की गईं, उन्हें प्रताड़ित किया गया। गजा सीमा के आसपास की बस्तियों में सीमा पर किबुत्जिम और दूसरी बस्तियां जो गजा से सटी हुई हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गजा के लोगों की मदद करने, उन्हें अस्पताल लाने में बिताई थी। उन्होंने उन्हें काम दिया, उनसे दोस्ती की, क्योंकि वे भी इंसान थे। लेकिन जब असली वक्त आया तो यह सब मायने नहीं रखता था। ये ठीक वैसे ही है जैसे हॉलोकॉस्ट के दौरान अच्छे यहूदी, मैं कहती हूँ कहने को, वो लोग जो कहते थे हम वैसे नहीं हैं जैसे वो, पता नहीं, वो यहूदी जिनकी अजीब सी साइड लॉक होती है। हम महलर सुनते हैं, हम पढ़े लिखे हैं और हम सभ्य हैं और हम अच्छे जर्मन हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें भी बाकी सबकी तरह आउशविट्स ले जाया गया। ये एक ऐसी बात है जिसे बार बार जोर देने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास ममदानी जैसे कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क सिटी में उस पद पर आते हैं, तब आपको एहसास होता है। और मैं ये नहीं कह रही कि बस यही सब कुछ है। मैं नहीं कह रही कि न्यूयॉर्क के सभी यहूदी लोगों ने उन्हें वोट दिया या पूरा न्यूयॉर्क यहूदी है, पर यह शहर सांस्कृतिक रूप से बहुत यहूदी है। जाहिर है जनसंख्या में बदलाव आ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय रूप से बहुत यहूदी है। और उस घृणित इंसान का उस शहर का नेतृत्व करना, खैर, मुझे लगता है कि यहूदियों को वाकई में आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और अभी वैसे आज रात जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज बुधवार 22 जुलाई है। आज शाम से तिशा बी आव का उपवास शुरू होता है, जो एक स्मरण के तौर पर रखा जाता है। ये पवित्र मंदिरों के विनाश की एक दुखद स्मृति है और यहूदी उपवास रखते हैं। और संदेश ये रहा है कि यहूदियों के बीच निराधार घृणा ने इस विनाश को जन्म दिया और हमें इससे सीखना चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ कहना है और मुझे पता है कि ये विवादास्पद है, खासकर धार्मिक यहूदियों के बीच। मैं उन यहूदियों के लिए अपनी घृणा को निराधार नहीं मानती जो ममदानी जैसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं, इज़राइल से नफरत करते हैं या हर बुराई के लिए नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। मैं उनके प्रति अपनी घृणा को निराधार नहीं मानती, मैं इसे पूरी तरह उचित मानती हूँ। और हाँ, ये सच है, यहूदी एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। और हम, जैसे अमेरिका में नवंबर के मध्यावधि चुनाव होते हैं, वैसे ही इजराइल में क्नेसेट चुनाव होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय चुनाव हैं 27 अक्टूबर को, अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से एक हफ्ता पहले। और मैं कह रही हूँ, हाँ, ऐसा है, यहाँ बहुत सारी तनावपूर्ण भावनाएं हैं, लेकिन मैं इस चुनाव में या किसी और में यहूदी एकता नहीं देखती। जब बात उन बुनियादी मुद्दों की आती है कि क्या आप अपने दुश्मन की आपसे नफरत को स्वीकार करते हैं या नहीं। मैं आपकी अनुमति से जवाब देना चाहता हूँ रूथी। आपने कहा, अब आपने इसे थोड़ा अलग तरीके से कहा, लेकिन पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने कहा कि आप अमेरिकी यहूदियों को दोष देने में हिचकिचा रहे हैं। सही है, आप ममदानी को दोषी मानते हैं और संदेह का लाभ देने को तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप अमेरिका में पले बड़े हैं, यहूदी समुदाय पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्वपूर्ण वोटर वर्ग रहा है। और पुराना गठबंधन, डेमोक्रेटिक गठबंधन जिसे एफडीआर ने बनाया था, जिसे रूजवेल्ट ने 1930 के दशक में बनाया था, उसमें यहूदी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आप जानते हैं 75 से 80% यहूदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देते थे। ये चुनाव पर निर्भर करता है, कभी कभी ये थोड़ा कम हो जाता था, कभी कभी ये ज्यादा हो जाता था, लेकिन आप हमेशा ये सुनिश्चित कर सकते थे कि अमेरिकी यहूदियों का एक स्पष्ट, ठोस और महत्वपूर्ण बहुमत डेमोक्रेटिक के पक्ष में वोट करेगा। और यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरह अमेरिका में नहीं पला बढ़ा, बस वहां काम किया है। मैं अमेरिकी यहूदियों की आलोचना करता हूं। आपने 30% लोगों का जिक्र किया जो मामदानी के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन अगर मैं वह अनुभव इस्तेमाल कर सकता हूं जब मैं यूके में राजदूत था, जब कॉर्बिन लेबर पार्टी चला रहे थे, हाँ, वह यहूदी थे जिन्होंने कहा अब ये मेरी पार्टी नहीं रही, मैं पूरी जिंदगी लेबर पार्टी का सदस्य, कार्यकर्ता और वोटर रहा हूं। अगर लेबर पार्टी को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा है जिसके पास इजराइल विरोधी, यहूदी विरोधी विचार हैं, तो मैं लेबर को वोट नहीं कर सकता। सही है।
और मुझे लगता है अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी समुदाय जब डेमोक्रेटिक प्राइमरी में शामिल होने के लिए लगता है, सबसे पहले इजराइल की निंदा करनी पड़ती है, फिर इजराइल की सरकार की निंदा करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि आप सरकार से नफरत करते हैं। अमेरिका इजराइल संबंधों का पुनर्मूल्यांकन लोकतांत्रिक राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी है। यहाँ यहूदी प्रतिक्रिया जरूरी है। अगर प्राइमरी या चुनावों में यहूदी प्रतिक्रिया नहीं आती तो ये कमजोरी दर्शाता है, जैसा आपने पहले कहा। ये वैसा ही है जैसे वे जर्मन यहूदी कहते हैं, हमने शिलर पढ़ा, पहले विश्व युद्ध में काइजर के लिए लड़े, हम देशभक्त जर्मन हैं। इस युवा ऑस्ट्रियाई कारपोरल को जर्मनी के बारे में क्या पता? हमें जर्मनी के बारे में ज्यादा पता है, लेकिन वे खुद को धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकी यहूदी के लिए यह सच्चाई का क्षण है। हालांकि मैं उन्हें उपदेश नहीं देना चाहता, और हम देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ता है। मैं आपकी राय के साथ एक अच्छी खबर देना चाहता था। मेरी घड़ी के अनुसार हम पॉडकास्ट के अंत में हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो शायद पहले भी कह चुका हूं। मुझे लगता है कि आज तिशा बियाव है, यहूदी उपवास का दिन, और इस समय दुनिया भर में जो राजनीतिक यहूदी विरोध हम देख रहे हैं, और बहुत दुर्भाग्य से अमेरिका में भी, शायद हमें लगा था कि अमेरिका उन नफरतों से बचा रहेगा जो हमने यूरोप और अन्य जगहों पर देखी। ऐसा विश्वास था कि अमेरिका अलग है, कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। खैर, मामदानी ने हमें दिखा दिया है कि यह बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, तो आप बहुत निराश हो सकते हैं और बहुत हताश भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ बातें नहीं बदलती, यहूदी विरोध फिर जोर पकड़कर लौटा है और लोग यहूदियों को पसंद नहीं करते। कभी कभी यह राजनीतिक रूप ले लेती है, जैसे मिस्टर मामदानी। कभी कभी यह जानलेवा क्रूर यहूदी विरोध होता है, जैसा कि मेरे जन्म देश में बॉन्डी बीच पर हुई हत्याओं में देखा गया, जहां 2 चरमपंथियों ने 15 लोगों को गोलियों से मार डाला। और दुर्भाग्यवश कभी कभी ये दोनों जुड़े होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीतिक यहूदी विरोधी है, वही असल में हिंसक जानलेवा यहूदी विरोधी के लिए माहौल या समर्थन तैयार करता है ना? इसे याद रखें, जैसा मैंने कहा, आप बहुत निराश या उदास हो सकते हैं। कुछ बातें नहीं बदलती, यहूदी विरोधी हमेशा रहता है। लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, कभी छुपाते हैं, कभी कम दिखता है। कई बार ये अचानक सबके सामने उजागर हो जाता है। आज देख सकते हैं कि यहूदी द्वेष खुलकर सामने आया है। अगर कुछ चीजें नहीं बदलती, रूथी, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें बदली है, और वो ये है कि हम यहूदी बदल गए हैं। मैं ये बात मजबूती से कहना चाहती हूँ। अपने पिता की दुनिया के बारे में सोचो। मेरे पिता जिस दुनिया में पैदा हुए थे, 1930 के दशक की दुनिया, नाजीवाद और वो सब कुछ, और यहूदी असहाय थे, यहूदी बेघर थे, और यहूदी बिना देश के थे। जब हम अत्याचार से भाग रहे थे, तब हमें लोगों से विनती करनी पड़ती थी कि वे हमें अपने देशों आने दे। हमें लोगों से हमारी रक्षा करने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। आज यहूदी अब बिना देश के नहीं है, यहूदी अब बेघर नहीं है, यहूदी अब असहाय नहीं है। अगर वहां कोई यहूदी विरोधी है जो हम पर हमला करने और हमें नष्ट करने के लिए परमाणु बम बना रहे हैं, तो हम उनका परमाणु बम नष्ट कर देंगे, इससे पहले कि वे हम पर हमला करें। दूसरे शब्दों में, आज यहूदियों की स्थिति अलग है। तो अगर कुछ चीजें नहीं बदलती, जैसे यहूदी विरोध, तो यहूदी बदल चुके हैं। हम मजबूत हैं, हमारी सेना है, हमारे युवा पुरुष और महिलाएं यहूदी लोगों और यहूदी राज्य की रक्षा के लिए सैन्य सेवा करते हैं। और इसलिए दुनिया के ममदानी जैसे लोग अपनी यहूदी विरोधी बकवास बोल सकते हैं, वे अपनी जहरीली बातें कर सकते हैं, लेकिन यहूदी अब पीड़ित नहीं है। आज के यहूदी मजबूत और ताकतवर है, और वे खुद को किसी भी ऐसे व्यक्ति से बचा सकते हैं जो आकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। खैर, इसी खुशी के साथ, और मैं ये व्यंग में नहीं कह रही हूँ मार्क, मुझे लगता है कि इसे ख़त्म करने का ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हाँ, यही वो अद्भुत रोशनी है। हम कहते हैं कि हम एक प्रकाश स्तंभ हैं। हाँ, बिल्कुल, इज़राइल एक प्रकाश स्तंभ है, और हम दोनों भी धन्य हैं कि हम यहाँ रहते हैं और हमने अपने परिवारों को यहाँ पाला है। रूथी, मैं अगले हफ्ते स्टूडियो में अगले हफ्ते आपके साथ होने को उत्सुक हूँ। और मैं भी। और इसी के साथ हम विदा ले रहे हैं। तो फिर अलविदा।